हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है विस्पर ऑफ द विच। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 3.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक फॉरेस्ट का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर शाम के समय हम एक लड़की को वहाँ पर किसी से डरकर भागते हुए देख पाते हैं और वो तब वहीं पास में मौजूद एक अबैंडन मेंशन के अंदर किसी तरह से घुस जाती है उनसे बचने के लिए, लेकिन फायदा कोई नहीं निकलता। वो लोग तुरंत ही उस लड़की को फाइंड आउट कर लेते हैं जो 3 टीनेजर्स थे, जिनमें से एक लड़के का नाम केविन था और दूसरे लड़के का नाम रॉन और उसकी गर्लफ्रेंड थी जूली। और ये लोग याना नाम की इस लड़की के पीछे पड़े थे फोन छीनने के लिए और केविन तब याना के साथ में कुछ ज्यादा ही एग्रेसिवली छीना झपटी करने लगता है और तब जूली और रॉन उसे काम डाउन करते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान भटक जाता है जब वो कमरे में मौजूद एक पियानो को बजता हुआ सुन पाते हैं और वो चारों तब उसे फाइंड आउट करने के लिए निकल पड़ते हैं। और केविन का ध्यान एक दूसरे कमरे में पड़े क्लोजेट पर पड़ती है जिसमें से उसे कुछ विस्परिंग की साउंड सुनाई दे रही होती है, लेकिन जब वो उस क्लोजेट को खोलता है उसके अंदर कोई भी नहीं था सिवाय चमगादड़ और बग्स के। और दूसरी ओर तीनों जब पियानो के पास पहुंचते हैं वहां पर कोई भी नहीं होता। ऊपर से उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर के स्ट्रिंग सारे सड़ चुके थे और वो लोग तब समझ ही नहीं पाते कि ये आखिर बच कैसे रहा था और सब तब वहां से निकल जाना ही ठीक समझते हैं। और बाहर निकलते निकलते भी जूली देखती है कि पियानो के कीज अपने आप ही प्ले हुए ही जा रहे थे और दूसरे कमरे में केविन के साथ क्लोजेट खोल बंद का खेल चल रहा था, लेकिन इस बार जब वो क्लोजेट खुलता है कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच ले जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है विस्परिंग की आवाज के साथ। और हम तब मूवी के मेन कैरेक्टर पॉल को देख पाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव था और साथ ही डिटेक्टिव निक को भी हम देख पाते हैं। दोनों एक दूसरे को शायद बचपन से ही जानते थे, लेकिन शायद बड़े होने के बाद उनकी आपस में नहीं बनती थी। और उस वक्त निक पॉल के किसी आदमी को एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पर आने के लिए, लेकिन खुद पॉल ही आ गया जो उसके साथ उस केस को हैंडल करने वाला था। और ये लोग तब उसी अबैंडन मेंशन के बाहर खड़े थे जहां पर पिछली रात वो टीनेजर्स आए थे और शायद उन्हीं में से किसी एक की डेथ हो गई थी वहां पर। इसीलिए ये दोनों उसी केस के सिलसिले में आए थे और उनकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग मेंशन से भली भांति परिचित है कि ये मेंशन कर्स्ड है और यहाँ पर मौजूद सारा सामान कर्स्ड है और यहाँ पर विस्परिंग की आवाजें आना कॉमन सी बात है। और पॉल का मानना था कि यहाँ पर असामान्य घटनाएं होती हैं, लेकिन निक इस चीज को नहीं मानता और वो उस इंसिडेंट को भूलना चाहता था और उसे ये सिर्फ एक मर्डर केस लगता है। और तब उनके एंटर होते ही सीन पास्ट में जाती है, पॉल और निक के टीनेज टाइम्स में, जहाँ पर हम आर्थर को देख पाते हैं जो उन सबको उस अबैंडन्ड कर्स्ड मैंशन के अंदर लेकर आया था जो तकरीबन 100 सालों से अबैंडन थी। और आगे वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक ओल्ड लेडी रहती थी जो अपने इनकैंटेशन से बीमार लोगों को हील करती थी, जिसके बदले लोग उसे अच्छी खासी रकम देते थे। और ये सारी जानकारी उसे लाइब्रेरी से मिली थी जिसमें ये जानकारी थी कि सेकंड फ्लोर पर उस बूढ़ी औरत ने अपने पास में मौजूद कीमती चीजें छुपा कर रखी है जिसमें शायद उन्हें गोल्ड भी मिल सकता था। और ये सब तब ऊपर जाने के लिए रुक कर लेते हैं। तब निक का छोटा भाई टॉमी उसे उस जगह पर जाने से रोकता है क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें उस मेंशन में घुसने तक के लिए मना किया था, लेकिन कहाँ कोई मानने वाला था। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ में आगे आगे चले जा रहा था और चलते चलते आर्थर तब उन्हें वहाँ की कहानी सुनाया जा रहा था कि एक रात उस मेंशन में रहने वाले सारे ही टेनेंट्स क्रीपीली मारे गए सिवाय उस ओल्ड लेडी के। तब सब ये समझ चुके थे कि वो ओल्ड लेडी एक विच है और उसी ने उन्हें मारा होगा। और आर्थर को ये पता चला कि वो हाइडिंग प्लेस फ्लोर पर है। तब वो उस जगह को डिग करता है और तीर निशाने पर लग जाता है। तब कपड़ों में रैप एक चीज उन्हें अंदर रखी हुई नजर आती है। सब सोचते हैं कि खजाना मिल गया, लेकिन निकला क्या, एक फोनोग्राफ जो बड़े ही पुराने जमाने का था ऑब्वियसली। और ये फोनोग्राफ एक साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस थी जिसमें चीजें रिकॉर्ड भी की जा सकती थी और प्ले भी की जा सकती थी। लेकिन पॉल जब इसे प्ले करता है उसमें से सिर्फ उसे विस्पर्स की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है और ये रिकॉर्डिंग सुनते ही आर्थर की तो हक्की बक्की भूल जाती है और बेचारा टॉमी तो एकदम से ही डर जाता है। आर्थर तब उस विस्पर को सुनकर ये अंदाजा लगाता है कि मे बी कुछ लोगों ने उस ओल्ड लेडी के इनकैंटेशन विस्पर्स को रिकॉर्ड करके रखा होगा ताकि उनके गुजर जाने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सके। और सोफिया तब जैसे ही उस फोनोग्राफ में लगे उस मिरर में देखती है
उसे अपने पीछे खड़ी एक डरावनी सी परछाई नजर आती है, जिसे वो देखते ही डर कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और प्रेजेंट में हम निक और पॉल को उसी क्लोजेट के पास खड़ा देखते हैं, जहाँ पर पिछली रात केविन बंद हो गया था, जिसके बाद शायद वो बाहर नहीं आ पाया और उसकी इतनी तड़प कर मौत हुई थी कि क्लोजेट में हम उसके खून और नाखून के स्क्रैचेस के निशान देख पाते हैं। और बॉडी तब ऑटोप्सी के लिए भेज दी गई थी और रिपोर्ट्स आने के बाद ही उसकी मौत का कारण पता चलता। निक तब पॉल से बताता है कि केविन के फ्रेंड्स सुबह सुबह ही इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए थे। वो सारे ही अच्छे बच्चे हैं, वो उन्हें भली भांति जानता है। जिसके बाद पॉल तब वहाँ से रवाना हो जाता है और जब वो उस रास्ते से गुजर रहा होता है, वो एक जगह पर अपनी गाड़ी को रोक देता है, जहाँ पर उसे उसके बेटे की की चेन मिलती है। और कहानी तब पास्ट में जाती है, जहाँ पर वो अपने बेटे ल्यूकस के साथ में उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसका बेटा तब उसी की चेन से खेल रहा था, जो अचानक से नीचे गिर पड़ता है। इसलिए वो उसे उठाने के लिए अपने सीट बेल्ट को खोलकर उसे जैसे ही उठाने लगता है, पॉल के सामने एक बच्चा आ जाता है जो बिल्कुल टॉमी जैसा ही दिख रहा होता है। और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में तब गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। सीट बेल्ट ना लगे रहने की वजह से लूकास एकदम से कार से बाहर गिरकर चोटिल हो जाता है और पॉल को तब लगता है कि ये उसकी गलती थी और इसीलिए ये ट्रॉमा पॉल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था और शायद इसीलिए वो लिकर्स का सहारा ले रहा था। जिसके बाद वो पहुंच जाता है पूछताछ करने के लिए याना के घर, जहाँ पर वो इतने सालों बाद सोफिया से मिलता है, जो अब 3 बच्चों की माँ थी और रिसेंटली उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और याना उसके हस्बैंड की पहली बीवी की बेटी थी। मतलब याना उसकी स्टेप डॉटर थी। और ये देखकर तो हमें यही पता चलता है कि बचपन में ये दोनों तो रिलेशन में थे, लेकिन शायद इनकी शादी नहीं हो पाई क्योंकि सोफिया की फैमिली पॉल को पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब भी इन्हें देखकर लगता है कि इनका प्यार शायद कम नहीं हुआ था। जिसके बाद पॉल तीनों से पूछताछ करने लगता है और वो तीनों तो वही बात दोहराते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कुछ विस्पर्स सुनी और वो विस्पर्स उन्हें पूरे मेंशन में आ रही थी। और आगे पॉल उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को वो एक बॉक्स वहाँ पर मिली। तब जूली एकदम से भड़क जाती है और कहने लगती है कि हमारे फ्रेंड की डेथ हो गई है, तुम्हें एक बॉक्स की पड़ी है। तब पॉल कहता है कि या तो तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दो या जेल जाओ। याना तब सवाल से बचने के लिए उनसे बताती है कि एक आदमी उसका कई दिनों से पीछा कर रहा है और उसने उस पर चिल्लाया भी था, जिसके बाद ही वो वहाँ से भाग गया और शायद वो उस मेंशन में उस रात रहा हो। और याना बताती है कि वो एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है आर्थर। इसलिए पॉल तब तुरंत ही पहुंच जाता है आर्थर के घर, जो बचपन में उन्हें उस मेंशन में लेकर गया था। लेकिन अब वो एकदम से बदल चुका था और थोड़ा थोड़ा डरा सा भी लग रहा था। लेकिन शायद ही उसने उस मेंशन के बारे में जानकारी निकालना बंद करी हो। वो अब भी उस विस्पर्स के बारे में जानना चाहता था। तब पॉल को लगता है कि वो फोनोग्राफ अब भी उसके पास में है, लेकिन आर्थर इसे इनकार करता है। और जब पॉल उस पर ज्यादा दबाव डालता है कि वो उसे जेल में डाल देगा, वो कहता है कि उसने उसे ऊपर रखा है और वो तब उसे लेकर आने जाता है। और बस मौका पाते ही वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है अपनी जान बचाकर। जिसके बाद पॉल पहुंच जाता है केविन की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने के लिए और उसकी मौत हुई थी फियर से। उसका हार्ट फेल हो गया था डर के मारे और वो स्क्रैचेस उसने खुद के ही नाखून से मारे थे। और एक और शॉकिंग बात थी कि उसके ईयर ड्रम्स बस्ट हो चुके थे। ऐसा सिर्फ एक्सप्लोजन या हाई लाउड वॉइस से होता है, लेकिन उस जगह पर तो उसके बाकी दोस्त भी थे, उन्होंने इस आवाज को क्यों नहीं सुनी। और पॉल तब ये सोचता है कि हो सकता है कि केविन को वो फोनोग्राफ मिल गई हो जिसमें कि विस्पर्स सुनने के बाद ही उसकी मौत हुई हो, और वो तब उसके सामान को भी खंगलवाता है। तब जैसे ही पॉल फोन पर बात करने लगता है, केविन की बॉडी कुछ क्रीपीली मूवमेंट करने लगती है और जैसे ही पॉल उसके पास में आकर उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, केविन उसे धर दबोचता है और उसे नीचे ढकेल देता है। हो सकता है कि ये पॉल का एक हेलुसिनेशन था। जिसके बाद ही वो पहुंच जाता है अपने पुलिस स्क्वाड के साथ में आर्थर के घर की तलाशी कराने के लिए, जहां पर उसे वो फोनोग्राफ तो नहीं मिलता पर एक मैप उसे वहां पर नजर आता है जो वो चुरा लेता है। और निक तब आकर उसे डांटने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। पॉल तब उससे कहता है कि उसे एक सस्पेक्ट मिला है जिससे वो थोड़ी पूछताछ करना चाहता है। सीन शिफ्ट होती है याना पर, जो अपने छोटे भाई की देखभाल कर रही थी। तभी एक टेडी बेयर में से एक म्यूजिक बजने लगता है और याना जब उसे बंद करती है वो बंद ही नहीं होता। तब वो गुस्से से उस म्यूजिक बॉक्स को ही निकाल कर फेंक देती है, जिसके बाद ही वो अपने इर्द गिर्द एक परछाई को मंडराता देख पाती है और थोड़ी सी अनईजी फील करने लगती है। तभी सोफिया रूम में एंटर हो जाती है क्योंकि याना का छोटा भाई बगल में ही पड़ा रो रहा था, लेकिन उसे ये सुनाई ही नहीं दिया, जिसके लिए सोफिया उसे बहुत डांटती है। और याना तब सोफिया से कुछ बताना चाहती थी,
लेकिन शायद सोफिया का आचरण याना के साथ में कभी ठीक रहता ही नहीं था। सौतेली बेटी थी ना, इसलिए। जिसके बाद वो अपने काम पर चली जाती है और दूसरी ओर पॉल दिन भर की दौड़ भाग करने के बाद भी अपने बेटे के ट्रॉमा से बाहर आ ही नहीं पा रहा था और उसका ड्रिंक भी खत्म हो गया था। इसलिए वो एक बार में चला जाता है जहाँ पर कोइंसिडेंटली उसे सोफिया मिल जाती है, जो वहीं पर काम करती थी। और पॉल तब उसके हाथ में अपना दिया हुआ ब्रेसलेट देखकर सरप्राइज रह जाता है कि वो उसे अब तक नहीं भूल पाई। तब उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि याना की माँ की डेथ मानसिक बीमारी की वजह से हुई थी। उन्होंने खुद को फांसी पर लटका लिया था, जिसके बाद ही सोफिया 3 बच्चों की माँ बन गई। और पॉल तब उसे अपना किस्सा बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया है और एक्सीडेंट की वजह से 2 महीने से उसका बेटा कोमा में है। और जांच में ये पता चला कि जिस बच्चे को बचाने के लिए वो एक्सीडेंट हुआ था, डैश कैम में उसका नामो निशान नहीं था। और यहाँ घर पर सोफिया की गैर हाजिरी में उसकी बेटी जूली ने अपने बॉयफ्रेंड रॉन को बुला लिया था, जो उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन जूली का मूड खराब था केविन के डेथ की वजह से, जिस वजह से दोनों में टकराव हो जाती है। जूली तब नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। तब रॉन को कुछ ही देर बाद जूली की वॉइस सुनाई देती है, जो उसे बड़े प्यार से बुला रही होती है बेसमेंट के अंदर। और रॉन को तब लगता है कि शायद जूली रोमांटिक हो गई है। और रॉन के तब बेसमेंट के अंदर आते ही डोरवे बंद हो जाता है और लाइट्स भी चली जाती है। तब वहीं पर उसे एक जगह पर केविन जैसा पुतला नजर आता है और उसे लगने लगता है कि वो केविन ही है जो खड़ा है। और अचानक से वहां पर रखी एक सीविंग मशीन अपने आप ही चालू हो जाती है, जिस पर किसी की स्किन स्टिच हो रही थी, शायद केविन की। और यहाँ दूसरी ओर याना भी एक बुरे नाइटमेयर की वजह से जाग जाती है और उसकी चीख से उसका छोटा भाई भी जाग जाता है। और उसी वक्त सोफिया वहाँ पर आकर पहुंच जाती है, जो बेबी को रोता देख याना पर खूब चिल्लाती है, जिससे याना काफी हर्ट हो जाती है। और ये सारी चीजें पॉल नीचे से सुन रहा था, इसलिए पॉल तब आकर याना का हालचाल पूछता है। और याना तब उससे बताती है कि सोफिया उसे अपनी बेटी नहीं समझती, क्योंकि वो कभी उसके मिस्चीवियस स्टेप सिस्टर जूली से उसे नहीं बचाती। और ये तो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा ही था। तब याना पॉल को सब कुछ शुरू से बताना शुरू करती है कि जूली ने उसकी डायरी को चुरा ली थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो केविन को पसंद करती है। और उस रात वो केविन से मिलने गई थी क्योंकि उसने उसे बुलाया था। और केविन तब उस रात याना को प्रपोज करता है और दोनों तब किस करने लगते हैं। लेकिन केविन के इरादे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि इस दौरान वो उसके कुछ गंदे पिक्चर्स क्लिक कर लेता है, जिन पिक्चर्स को वायरल करके याना का मजाक उड़ाना चाहता था। और वहाँ पर वो अकेला ही नहीं था, जूली और रॉन भी थे उसे एम्बेरस करने के लिए। तब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उस रात उस सेलफोन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और आगे तो हमें पता ही है। और प्रेजेंट में पॉल वापस से याना से उस फोनोग्राफ के बारे में पूछता है कि क्या उसने एक बॉक्स जैसी चीज को वहाँ पर देखी है। तब याना कहती है कि नहीं, जिसके बाद पॉल सोफिया के पास आ जाता है और दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं और उस रात दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और तभी रात में पॉल को लगता है कि सोफिया का फेस एकदम से सड़ चुका है और वो एकदम से उसे देखकर डर जाता है। और उन्हें उसी वक्त रॉन की फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, जो बेसमेंट से आ रही थी। लेकिन रॉन वहाँ पर अंदर नहीं था। जिसके बाद हम पॉल और सोफिया को देख पाते हैं। पॉल तब सोफिया से बताता है कि जूली ने याना की डायरी चुराई है उसका मजाक उड़ाने के लिए। तब सोफिया ये बात सुनते ही बहुत गुस्सा करती है और जूली को तब याना की डायरी उन्हें वापस करनी पड़ती है। और तब पॉल को याना की डायरी में उसी तरह का एक मैप नजर आता है, जिस तरह का मैप उसे आर्थर के घर में प्राप्त हुआ था, जो पॉल के लिए एक शॉकिंग सी बात थी। और ये जगह वेयर हाउस के पास थी। मतलब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि वो मैप उस कर्स्ट मैंशन के अंडरग्राउंड रास्ते का मैप था, जो खुद सोफिया के घर से कनेक्टेड था, जो सोफिया के घर के बेसमेंट से होते हुए जाता था। तब ये लोग बेसमेंट की ओर रुक करते हैं और बेसमेंट में मौजूद एक फेक वॉल का पता लगा लेते हैं, जिसके जरिए पॉल एंटर हो जाता है। और सोफिया हैरान रह जाती है कि इतने सालों से वो इसी घर में रह रहे हैं, लेकिन उसे इस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं था। और पॉल तब सोफिया को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है, इन केस अगर वो वापस नहीं आया तो सोफिया हेल्प भी ला सकती थी। अंदर घुसते ही पॉल को बार बार एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है, जो हो सकता है टॉमी की आत्मा हो। और एक जगह पर उसे रॉन की लाश मिलती है, जिसकी डेड बॉडी मॉथ्स और बग्स से कवर्ड थी। और आगे एक जगह पर उसे याना दिखाई देती है, जो किसी से बातें कर रही थी। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो जानती थी कि केविन और रॉन की जान उसी की वजह से गई है, और वो नहीं चाहती थी कि वो एंटिटी प्रोटेक्शन के नाम पर किसी और की भी जान ले। और उसके हाथ में हम उसी फोनोग्राफ को देख पाते हैं जो पॉल ढूंढ रहा होता है। और ये एंटिटी बड़े प्यार से याना के बाल कंघी कर रही होती है, जिसे पॉल देख ही नहीं पाता। लेकिन तभी आर्थर वहां पर आकर पॉल का ध्यान भटका देता है, इस डर के मारे कि कहीं उस विच ने उन्हें सुन लिया तो दोनों ही मारे जाएंगे। और आर्थर
तब गुस्सैल पॉल को उस जगह के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और ये लोग तब खड़े थे एक ऑल्टर के पास जो पुराने जमाने में एक टेम्पल था और इसी ऑल्टर के पास सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे। और आर्थर तब पॉल को मौरा के बारे में बताना शुरू करता है जिसे एंशिएंट टाइम्स में लोग गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से जानते थे और वो ओल्ड लेडी इसी गॉडेस को वर्शिप किया करती थी और वो एंटिटी ह्यूमन सोल्स और सैक्रिफाइसेस पर फीड करती है और उसके विस्पर इंसानों को एकदम से डरा सकती है, इतना कि इंसान डर के मारे ही मर जाए। और कानों को कवर करने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके विस्पर्स हमारे दिमाग में होते हैं और विस्परिंग नाइटमेयर से बाहर आने के लिए इंसान को एक तगड़ा शौक चाहिए और वो उनके दिमाग में तो आसानी से घुस सकती है क्योंकि उनका एनकाउंटर उस एंटिटी से पहले भी हो चुका है बचपन में ही और इतने सालों से वो गहरी नींद में सोई थी और वो तब जागी जब बचपन में पॉल ने सोफिया को बचाने के लिए उस विस्पर का फिर से इस्तेमाल किया क्योंकि उस दिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से सोफिया की गले की हड्डी टूट चुकी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। तब पॉल ने उस फोनोग्राफ के विस्पर से सोफिया को जिंदा कर लिया आर्थर के रोकने के बावजूद, लेकिन ये चीज ऐसे ही किसी को जीवन दान नहीं दे देती। गॉडेस ऑफ डेथ एक जीवन दान तो देगी लेकिन दूसरे के सेक्रीफाइस के बदले, जो पॉल को तब अंदाजा भी नहीं था। तब इस दौरान निक और उसका भाई टॉमी बाहर एम्बुलेंस लाने के लिए चले जाते हैं और तब पॉल को यही लग रहा था कि वो विस्पर्स उस ओल्ड लेडी के हैं, लेकिन असलियत में वो विस्पर्स मौरा के थे। तब एक दिन उस ओल्ड लेडी को एहसास होता है कि वो एकदम से बूढ़ी होकर मरने वाली है और इसीलिए एक रात वो अपनी उम्र को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर का सेक्रीफाइस देती है उसी ऑल्टर पर। और इस दौरान उसने मौरा की वॉइस को रिकॉर्ड करी उस फोनोग्राफ में अपने हीलिंग के लिए और इसके बाद तो मौरा अपनी मनमानी करने लगी और उसने एकाएक सारे लोगों को ही मार डाला, जिसके बाद उसने ओल्ड लेडी को इतना पागल बना दिया कि उसने खुद को ही फांसी पर लटका लिया। और तब उस ओल्ड लेडी के गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल शांत पड़ गई थी, लेकिन पॉल ने उस दिन उसे जगा दिया और वो तो विक्टिम ढूंढती ही रहती है। और पॉल को अंदाजा भी नहीं था कि उस दिन उसने जो गलती करी सोफिया को बचाने के लिए, उसका खामियाजा निक के भाई टॉमी को चुकानी पड़ी, जिसे मौरा ने पागल बना दिया। और टॉमी तब मौरा से बचकर भाग रहा था और इसी दौरान एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और इस तरह से मौरा ने उसकी सेक्रीफाइस ले ली सोफिया को जीवन दान देने के बदले। और यही बात निक समझ चुका था और शायद इसीलिए वो पॉल से नफरत करने लगा था उस दिन के बाद, लेकिन लोगों के सामने वो इस चीज को झुटलाता रहता। और शायद याना उस वक्त मौरा से ही बात कर रही थी और तब इस सिलसिले को खत्म करने के लिए आर्थर वहां पर आया था और वो ये सुझाव देता है कि उन्हें उस फोनोग्राफ को ही जलाकर राख कर देना होगा, जिसके साथ ही ये सिलसिला खत्म हो जाएगा क्योंकि वही एक कनेक्शन है जिसके जरिए मौरा इस दुनिया में आ सकती है। तब याना के बाहर निकलते ही ये लोग एक जगह पर छुप जाते हैं। ये दोनों उस फोनोग्राफ को छीन लेते हैं, लेकिन पॉल नहीं चाहता था कि आर्थर उसे जलाए क्योंकि वो इस चीज को इसीलिए ढूंढ रहा था कि वो अपने बेटे लूकस को हील कर सके और यही उसका असली इरादा था, जो एक तरह से उसकी एक बेवकूफी थी इतना सब कुछ जानने के बाद भी। तभी वो विच वहां पर आकर पहुंच जाती है, इस कदर विस्पर करती है कि सबकी एकदम से आत्मा शरीर छोड़ देती है और इस दौरान वो आर्थर को तो एकदम से बेहोश कर देती है और विस्पर करके वो पॉल के दिमाग को एक नाइटमेयर दिखाती है कि लूकस का शरीर अब सड़ने लगा है। तब पॉल खुद को उस नाइटमेयर से बाहर लाने के लिए नाइटमेयर के अंदर से ही एक गन शॉट करता है, लेकिन उसके होश में आते आते याना वो फोनोग्राफ लेकर भाग चुकी थी। जिसके बाद जब पॉल बेसमेंट से बाहर आता है वो देखता है कि याना एकदम से पोजेस्ड है और जूली और सोफिया को उसने हवा में टांग रखा है और वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। तब पॉल याना को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है जिसे तुम अपनी मॉम समझ रही हो, वो इतनी ईवल कैसे हो सकती है। तब याना ये बात सुन खुद को शेक ऑफ करके होश में लाती है और सोफिया और जूली की तब जान बच जाती है। सोफिया याना को काम डाउन करती है और शायद ये पहले किया होता तो याना मौरा की विक्टिम न बन पाती। याना तब बताती है कि उसकी मॉम के मरने के बाद उसके डैड ने उनका सारा सामान बेसमेंट में रखवा दिया, इसीलिए वो अधिकतर समय वहीं पर बिताती उनकी फोटो को देखते हुए। तब एक दिन उसकी मॉम की आवाज उसे सुनाई पड़ी जिसने उसे कैटाकॉम्स तक गाइड किया और वहीं पर उसे वो फोनोग्राफ मिला। तब वो आवाज उसे उस फोनोग्राफ को प्ले करने के लिए बोलने लगी और कुछ वर्डिंग्स भी चैंट करने के लिए कहा, जिसके बाद वो कहने लगी कि ये वर्डिंग्स चैंट करते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और मौरा तब उसकी माँ का रूप धारण कर इतने दिनों तक उसे अपने इशारों पर नचाती रही। पॉल तब ये बातें सुन सोफिया को घर छोड़कर जाने की सलाह देता है और ये लोग तब निकल भी जाते, लेकिन बाहर जाने के बाद पॉल को निक धर दबोचता है क्योंकि वो एक सस्पेंडेड ऑफिसर था जो अब तक उस केस को हैंडल कर ही जा रहा था। और हमें तो पता ही है कि वो वहाँ पर आया था सिर्फ उस फोनोग्राफ के लिए
और वो तब निक को रोकने के लिए उसे टॉमी की याद दिलाने लगता है। निक बताने लगता है कि उसने उस फोनोग्राफ से अपने भाई टॉमी को जिंदा करने की कोशिश करी थी, लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश करी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो एकदम से बीमार पड़ता जा रहा था। इसीलिए उसने फिर हिम्मत कर उस फोनोग्राफ के हैंडल को रिवर्स में घुमा दिया और सब कुछ एकदम से शांत हो गया। और शायद उसने उस एंटिटी को वापस से सुला दिया और उसने उस फोनोग्राफ को चिमनी के अंदर फेंक दिया ताकि वो चीज किसी और के हाथ ना लगे। और इससे हम यही समझ सकते हैं कि निक ने उस विच को वापस से सुला दिया था, लेकिन याना ने उसे जगा दिया। तभी सोफिया उन्हें अंदर से बताती है कि याना और उसका छोटा बेटा गायब है और कार से वो फोनोग्राफ भी गायब था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पॉजेस्ड याना अपने छोटे भाई की सेक्रीफाइस करने जा रही थी और भला हुआ कि ये लोग सही समय पर वहाँ पर पहुँच गए और उसकी जान बच गई। लेकिन निक जैसे उस फोनोग्राफ के हैंडल को वापस से रिवर्स करने की कोशिश करता है, वो विच अपने विस्पर से निक को बेहोश कर देती है और फोनोग्राफ तब याना उठा लेती है। लेकिन इस बार वो उस मिरर में उस भयानक विच को देख लेती है और फोनोग्राफ पॉल को दे देती है। इसलिए वो विच तब अपने विस्पर से पॉल को एक नाइटमेयर दिखाती है कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन इस बार पॉल उसकी ये चाल समझ चुका था। इसलिए वो इस चीज को यहीं पर रोकना चाहता था। इसलिए वो उस नाइटमेयर में ही फोनोग्राफ के उस हैंडल को रिवर्स कर देता है और होश में आ जाता है। और होश में आने के बाद वो याना को वहां से भगाकर फोनोग्राफ सहित खुद को आग के हवाले कर देता है। और शायद उसने विच से डील कर ली होगी कि उसके जान के बदले वो लूकस को जीवन दान दे दे, क्योंकि अब लूकस होश में आ चुका था। और यहाँ सुबह सुबह सोफिया और उसकी फैमिली घर छोड़कर जाने की तैयारी बना रही थी और अब सोफिया और याना का रिलेशन डिफरेंट था पहले से। लेकिन जूली घर के अंदर तभी उस डैडी के अंदर से विस्पर सुन पाती है, जो हो सकता है कि अब वो विच उसी के जरिए इस दुनिया में आए जाए और ये उसका प्लान बी था। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।